गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अगले लेक्चर में स्वागत है। आज हम बात करते हैं भील जनजाति की। भील जनजाति, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बिल्लू से हुई है। बिल्लू, बिल्लू का अर्थ होता है तीरंदाज। बिल्लू का अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज का मतलब या तो भेदना, मारना, वध करना, इससे संबंधित है। ये इसका मूल अर्थ है। मूल अर्थ भाई भेदना, मारना और वध करना। भील शब्द है, इसकी उत्पत्ति वन में रहने वाले अर्थात भीलों के बारे में हमें पुराणों में भी पता लगा है। अब पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों के अनुसार इनकी भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई? जो महादेव का पुत्र है, महादेव का पुत्र निषाद था, और निषाद ने क्या कर दिया? निषाद ने महादेव के बैल नंदी का वध कर दिया था, और नंदी का वध करने के कारण महादेव ने निषाद को अर्थात अपने पुत्र को दंड स्वरूप वन में भेज दिया था। इसी प्रकार महाभारत में भी एकलव्य का जहां वर्णन आता है, एकलव्य के वर्णन में भीलों का संबंध है। इसी तरह रामायण में भी भीलों का पता चलता है। अब जब सब माता सीता की खोज में श्री राम गए थे तो उस समय उन्होंने, जो सबरी माता थी, उन्होंने वो बेर चक चक के खिलाए थे। उसमें वो दंडकारण्य वन था और वहां वो भी भीलों से संबंधित है। इसी तरह कर्नल टॉड है। कर्नल टॉड के अनुसार भी भील वो हैं जो अरावली पर्वत में रहने वाले हैं। कौन से? अरावली पर्वत में रहने वाले, अरावली पर्वत के निवासी, जिन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। अकबर के साथ युद्ध हुआ था, उस अकबर के जो विरुद्ध युद्ध था उसमें इन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। तो कर्नल टॉड ने बताया है कि अरावली पर्वत में रहने वाले लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप का अकबर के विरुद्ध सहयोग किया था। इसी प्रकार से भीलों ने क्या क्या? उस समय का डगारिया, डगारिया का मतलब होता है, डगारिया मतलब या डूंगरपुर, डगारिया या डूंगरपुर, बसिया अर्थात उस समय का बसिया, ये बांसवाड़ा, और देयाबा अर्थात उदयपुर। इनमें इन्होंने शासन किया है। तो भीलों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। द्रविड़ियन भाषा के शब्द बिल्लू से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज का मूल अर्थ है भेदना, मारना, वध करना। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। महादेव से संबंधित है। महादेव का पुत्र निषाद था, जिसने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, तो महादेव ने निषाद को दंड स्वरूप वन में भेज दिया था, तो दंडकारण्य वन। महाभारत में एकलव्य का संबंध मिलता है, और इसके अलावा रामायण में भी जब माता सीता की खोज में श्री राम जाते हैं तो सबरी माता उन्हें बेर चक चक के खिलाती है।
कर्नल टॉड ने बताया है, कर्नल टॉड ने क्या बताया है कि अरावली पर्वत में रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था अकबर के विरुद्ध युद्ध में। भीलों ने डगारिया अर्थात डूंगरपुर, बसिया अर्थात बांसवाड़ा, दयाबा अर्थात उदयपुर, इन पर शासन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं भीलों की विशेषताएं, भील जनजाति की विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं। इनका कद नाटा होता है, रंग गहरा काला, आंखें लाल, नाक चौड़ी, जबड़ा बाहर, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। शारीरिक विशेषताएं हैं, इनका कद नाटा होता है, रंग गहरा काला होता है, आंखें लाल, नाक चौड़ी और जबड़ा बाहर होता है। इसके अलावा जो चारित्रिक विशेषताएं और भी हैं इनकी, वो क्या है कि ये परिश्रमी और ईमानदार है। ये देखो, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये परिश्रमी और ईमानदार है। और चोरी को ये धार्मिक पाप मानते हैं, चोरी को ये धार्मिक पाप मानते हैं, परिश्रमी और ईमानदार है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र में ये कहां रहते हैं? दुर्गम और वन क्षेत्रों में रहते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में, या निर्जन क्षेत्रों में कहते हैं हम, अब जहां लोग बहुत कम रहते हैं, निर्जन क्षेत्रों में रहते हैं, निर्जन वन क्षेत्रों में रहते हैं। कहां कहां? जैसे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विंध्याचल, ये पर्वतीय क्षेत्र, वे वन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र में? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये रहते हैं। इसमें राजस्थान में कौन कौन से जिलों में? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इनमें मुख्यतः रहते हैं। इसी तरह गुजरात में पंचमहल व वडोदरा, इन जिलों में। और महाराष्ट्र में ये रहते हैं औरंगाबाद, अहमदनगर। मध्य प्रदेश में
धार, झाबुआ और रतलाम में। मानचित्र में भी हम कर लेंगे। जब निवास क्षेत्र की बात आए तो आपको ध्यान होना चाहिए अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत और वन्य क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात से दिल्ली तक अरावली पहाड़ियां हैं। तो राजस्थान में मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है, बाड़ू ऊंची, मतलब बाढ़ है वो ऊंची लगा रखी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, इसी तरह महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर और मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार और रतलाम में। ये इनके निवास क्षेत्र की बात थी। इसके बाद हम बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप। भील लोग क्या करते हैं, इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या है। और आर्थिक क्रियाकलाप में आपको बताता हूं, इनकी आजीविका का मुख्य साधन है, आजीविका का मुख्य साधन खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण का कार्य महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा। इसके अलावा आखेट बताया था, किससे? धनुष बाण से। और आदिम कृषि, आदिम कृषि को क्या बोलते हैं? जूमिंग कृषि भी बोलते हैं। तथा पशुपालन। आदिम कृषि में ये पशुओं के लिए चारा, खाद्यान्न और साग सब्जियां उत्पादित करते हैं। पशुपालन में भेड़, बकरी और मुर्गियां पालते हैं। तो ये इनके आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखेट। आखेट किससे करते हैं? ये तीर कमान से करते हैं। आखेट किससे करते हैं? तीर कमान से करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? तालाबों से, तालाबों से मछली पकड़ते हैं। इसके अलावा अब वर्तमान में 80% भील हैं, ये आदिम कृषि करने लगे हैं। 80% भील आदिम कृषि में लगे हुए हैं। और इस आदिम कृषि है, इस आदिम कृषि जिसे जूमिंग कृषि बोलते हैं। और ये जूमिंग कृषि जब पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं, आपको बता दूंगा अभी, पर्वतीय क्षेत्र में इस जूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, चिमाता क्या है? भील लोगों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है। इसी प्रकार से यही जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, इस जूमिंग कृषि को मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहा जाता है। दजिया। अच्छा, जूमिंग कृषि क्या होती है? ये क्या करते हैं कि वनों को जला लेते हैं। वनों को जलाने के बाद उसकी जो राख होती है, उस राख को वो लगभग 3-4 साल 5 साल तक उसमें ये दाने वगैरह छिड़क देते हैं, अनाज छिड़कते हैं। उसके बाद वो 3-4 साल तक ही उसको वो खाद्यान्न दे पाती है, वो फसल हो पाती है। उसके बाद वो उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसे स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं और जूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला था आखेट, तीर कमान से करते हैं, तालाबों से मछली पकड़ते हैं। 80% भील आजकल कृषि कार्य में लगे, आदिम कृषि में लगे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र कह लो इसको, पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में इस जूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है, मैदानी क्षेत्र में दजिया कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इनके भोजन की।
आखेट हो गया। दूसरी बात करते हैं हम भोजन। भोजन क्या, इनका मुख्य भोजन है वो मक्का है, मुख्य भोजन मक्का है। इसके अलावा उत्सवों पर ये चावल का चोखा और लापसी बनाते हैं। और इसके अलावा हर घर में, लगभग हर घर में राबड़ी बनती है। भोजन, मुख्य भोजन मक्का, उत्सवों में चावल और चोखा, हर घर में राबड़ी। इसके अलावा ये गेहूं, चना, उड़द, मूंग और सब्जी। अच्छा, ये परंपरागत रूप से मांसाहारी भी है, परंपरागत रूप से ये मांसाहारी भी है। और एक और बात बताऊं, जो महुआ है, महुआ से बनी हुई शराब, मदिरा का ये सेवन करते हैं। तो ये इनके भोजन की बात थी। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके साथ भील लोगों के वस्त्रों की। ये वस्त्र कैसे पहनते हैं। पुरुष हैं, पुरुष छाल से बनी नेकर और कमीज पहनते हैं। स्त्रियां छाल से बना पेटीकोट, पेटीकोट पहनती है। इसके अलावा ये पहले, अब क्या करने लगे, वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती और साफा, और जो युवा है वो पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। किस कारण से, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से ये कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां भी अब घाघरा, लुगड़ी, और लड़कियां है ना, वो घाघरा के साथ जो लुगड़ी टाइप में होती है ना, उसको वो ओढ़नी बोलते हैं, ओढ़नी पहनती है। लड़के हैं, लड़के लंगोट। इसके अलावा ये भील जो महिलाएं हैं ना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, निकल, इनके आभूषण पहनती है। इनके आभूषण और ये लाख और कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो भोजन, आखेट के बारे में हो गया, भोजन के बारे में हो गया, वस्त्रों के बारे में हो गया। अब इनके घर की बात करते हैं, ताकि इनके जो निवास गृह है अर्थात घर, वो कैसे है। निवास गृह या घर, निवास गृह या घर की बात करते हैं तो ये इनके घर है ना, मिट्टी, पत्थर, खपरेल, गोबर और खड़िया मिट्टी, उसका वो लेव वगैरह देते हैं। कैसे रहते हैं ये, परकीर्ण बस्तियों में रहते हैं। परकीर्ण बस्तियों में मिट्टी, पत्थर, खपरेल और गोबर से बने हुए
घरों में रहते हैं। वर्तमान में आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए ना, तो वर्तमान में ये सघन हो गई है और सघन क्षेत्रों में रहने लगे हैं, सघन भी हो गए हैं, बस गए हैं। तो जैसे इनके कुछ छोटे गांवों का समूह हो जाता है, भीलों के छोटे गांवों का समूह जिसे फला कहते हैं, जिसे फला कहते हैं। इसके अलावा भीलों के बड़े गांवों का समूह और जो बड़े गांवों का समूह है उसे पाल कहते हैं। फला और पाल, बड़े गांवों के समूह को पाल कहा जाता है। और जो बड़े गांव हैं, इन बड़े गांवों के मुखिया को गमेती कहा जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं भील जनजाति के लोगों के औजारों की। औजारों की बात करते हैं तो औजारों में ये और अस्त्र शस्त्रों की, औजार और अस्त्र शस्त्रों की बात करते हैं। तो अस्त्र शस्त्रों में तो ये धनुष बाण, तलवार व खंजर का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में ये लोग क्या करने लगे, वर्तमान में बंदूक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए। बाण इनके दो प्रकार के होते हैं, एक को तो हरियो कहा जाता है, दूसरे को रोबदो। और इनको पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा भी होता है जिसे फटकिया कहा जाता है। पक्षियों को पकड़ने का फंदा जिसे फटकिया कहा जाता है। अस्त्र शस्त्रों में ये वर्तमान में बंदूकों का उपयोग करने लगे हैं। इनके औजारों की बात करें तो औजारों में ये मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा मक्का पीसने की मशीन, चक्की, मक्का पीसने की चक्की सब घरों में मिल जाती है, लगभग सभी घरों में। और बांस का पालना, यह भी लगभग सभी घरों में मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो समाज और संस्कृति और आधुनिक सभ्यता से संपर्क ये और रह गया, वो अगले वीडियो में कराएंगे। आप इनको ध्यान से पढ़ें और नोट करें।